एक काम ये कर लेते हैं यार, सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि अभी मैंने C5-6 का भी सेशन लिया और बड़ा ही बच्चों को एटलीस्ट आइडिया हो गया कि यार मिस्टेक्स हो कहाँ पे रही है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे भाई कि हमारे पास 4 महीने रह गए, ठीक है। तो C5-2 में हमारे पास मतलब CA फाइनल के एग्ज़ाम्स हमारे पास सिर्फ 4 महीने रह गए और इस 4 महीने में बहुत कुछ आना है ना। चैम्पियंस ट्रॉफी भी आनी है, फिर हमारे पास ईद भी आनी है, फिर हमारे पास रमज़ान भी आनी है, फिर बकरा ईद भी आनी है। ये सारी चीज़ें आनी है और सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी भी है, ठीक है। छोड़ना इनमें से आपने कुछ भी नहीं है। तो अब इस 4 महीने के अंदर इस सब्जेक्ट को कैसे लेके चला जा सकता है। सबसे पहला काम, अगर हम आज यहाँ खड़े हुए हैं और अगले 4 महीने बाद पेपर है और इसके अंदर बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने करनी है, आज की इस डेट पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चल जाए कि यार हमसे मिस्टेक्स हो कहाँ पे रही है, सही है। और ओवर द ईयर उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए अगले 4 महीने में हमने उसको एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी होगी, ठीक है। और अगर हमने एक अच्छी स्ट्रेटजी बना ली और हमें समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट को हमने पढ़ना कैसे, एग्जामिनर चाह क्या रहा है, और उस हिसाब से अगर हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया और समझ लिया तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों ये सब्जेक्ट हमारा डेफिनेटली पास हो जाएगा। क्या याद एक बात समझ आती है। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके व्यू लेना चाहूँगा। क्या पहले आप मुझे बता दें आपको क्या लग रहा है कि क्या मतलब क्या मिसकॉन्सेप्शन है, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या आपको इस C5-2 के बारे में लग रहा है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों मुझे ये बता दो जल्दी से, फिर हम साथ साथ उसकी स्ट्रेटजी भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा पार्टिसिपेट कर लें बच्चों, जल्दी छेती आ जाए। सबसे पहला मसला ये है कि सर कोर्स बहुत लेंदी है। बिल्कुल सही कह रहे हो, सही है, कोर्स बहुत लेंदी है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि कोर्स बहुत लेंदी है। दूसरी चीज़ सर, ये जो ओपन बुक पेपर है तो क्या वाकई में किताब फ़ायदे देती है? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ज़बरदस्त। तीसरी चीज़, लिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़, डिफ़िकल्ट टू रिवाइज है। टॉपिक वाइज समझ आ जाता है, कलेक्टिव नहीं आता, तो वही लिंकिंग का मसला हो गया कि कलेक्टिवली चीज़ों में थोड़ा सा मसला हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट मसला पेपर में होता है। और इसके अलावा मेरे बच्चों जल्दी छेती देखो, 1 घंटा बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आप इंशाल्लाह, और आपके 6 महीने बच जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह। पेपर कंप्लीट नहीं होता तो टाइम मैनेजमेंट का मसला हो गया, पेपर में किस तरीके से लेके चलना है उसका मसला हो गया। और इसके अलावा अच्छा, ये कुछ लिस्ट आपने बताई है, कुछ लिस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, दिखता है कि थ्योरी है लेकिन थ्योरी है नहीं, प्रैक्टिकल पेपर है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, मैं आपके साथ पूरा पेपर भी डिस्कस कर लूँगा इंशाल्लाह, आपको स्ट्रेटजी भी बता दूंगा और सारी की सारी चीज़ें आपके साथ बैठ के आज हम कंक्लूड कर लेंगे यार ये पर्चा बड़े आराम से हम पास कर सकते हैं, ठीक है। बस एक छोटी सी चीज़ मेरे साथ समझ लें, कुछ बच्चों की क्वेरीज आती हैं नॉर्मली किस चीज़ों से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप में से अगर किसी ने किताब रेफ़र करी हो तो C5-2 में हमारे पास 3 वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है और वॉल्यूम 3 है, सही है। इस किताब के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस के ऊपर जितनी भी इंटरप्रिटेशन और इलस्ट्रेशन आ सकती हैं वो सारी की सारी इस किताब में मौजूद है। तो नॉर्मली बच्चा जो क्वेरी करता है किताब के बारे में, तो किताब जो है इज़ इक्वल टू बियर एक्ट, लेकिन बड़े ही लिंकिंग वे में उन सारी चीज़ों को आपस में लिंक कर दिया गया है। हर सेक्शन में अगर के इंटरप्रिटेशन, इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने कवर कर दिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वॉल्यूम 2 देखें तो वो प्राइमरीली शेयर से रिलेटेड है और शेयर्स के अंदर जितनी भी लिंकिंग है, कैसे ये सेक्शन आया, क्या आया, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड है और उसके अंदर जितनी भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन हो सकती हैं वो सारी की सारी चीज़ें देती है। तो पहली चीज़, अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आपका बियर एक्ट भी कवर हो जाएगा, सही। तो बियर एक्ट भी पढ़ना है, किताब भी पढ़नी, लेकिन पहले किताब पढ़नी है, इसलिए बिकॉज उसके अंदर सारी चीज़ें कवर्ड है और सारी लिंकिंग कवर्ड है। तो बियर एक्ट में, और जो बच्चा कह रहा है कि सर हमें ये लिंकिंग में मसला आता है, वो लिंकिंग में इंशाल्लाह आपको मसला आएगा नहीं, बिकॉज उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा कि किताब के अंदर सारी लिंकिंग ऑलरेडी है। जब ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैं चाह रहा था यार कि कोई ऐसी किताब हो जिसके अंदर ये लिंकिंग, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सारी हो। मुझे ऐसी कोई किताब पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में भी नहीं मिली कि हर लॉ के ऊपर कोई इलस्ट्रेशन, इंटरप्रिटेशन वगैरह चीज़ें हो। तो ये किताब बहुत ज़्यादा अहम है आपके लिए, और अगर ये किताब आप समझ जाएंगे और उसको कवर कर लेंगे, तभी इस किताब का अगर आप साइज़ देखेंगे तो बियर एक्ट की किताब से ज़्यादा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हमने कवर करी हैं, हमारे पास दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी आती है बच्चों की, वो पोर्टल से रिलेटेड आती है कि अगर आप C5-2 के पोर्टल में जाएंगे तो C5-2 के पोर्टल में आपको 2 टैब दिख रहे होंगे मेरे बच्चों। पहला टैब आपको दिख रहा होगा स्मार्ट क्लासेस का, दूसरा आपको दिख रहा होगा जून 25 एंड ऑनवर्ड्स का। आपने जो सबसे पहले लेक्चर लेना है वो जून 25 एंड ऑनवर्ड से लेना है, सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कंपटीशन एक्ट देखते हैं जून 25 एंड ऑनवर्ड से, तो ये सारे लेक्चर्स और हैंडआउट्स इसके अवेलेबल होंगे। उसके बाद जाके आपने रेफ़र करना है स्मार्ट क्लासेस में, और स्मार्ट क्लासेस में जाके आपने देखना है कंपटीशन एक्ट को
और कंपटीशन एक्ट में आपके पास जो एक स्मार्ट लेक्चर आ रहा होगा, सही है। तो कंपटीशन एक्ट का एक स्मार्ट लेक्चर आ रहा होगा, इसी तरीके से मीडिएशन का एक स्मार्ट लेक्चर आ रहा होगा, इसी तरीके से एनबीएफसी का। तो सबसे पहले जून 25 एंड ऑनवर्ड्स का जो लेक्चर है आपने वो देखना है, उसके बाद जाके आपने स्मार्ट क्लासेस को रेफर करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? और ये सारी चीज़ें स्मार्ट क्लासेस प्लस रेगुलर बैच, ये सारा का सारा मिला के 90 आवर्स के अंदर कवर्ड हो रहा है। मजीद 10-15 घंटे और पढ़ाऊंगा मैं, चीज़ों को कवर कराऊंगा, मजीद सवाल कराऊंगा, तो ये 100 घंटे तक आपका कोर्स जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है भाई? तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, किताब और पोर्टल। तो किताब और पोर्टल, इन दोनों चीज़ों को कैसे लेके चलना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ एक बात करने जा रहा हूँ, वो ये करने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आप ये बात समझ गए तो इंशाल्लाह पेपर पास होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। देखें, हमेशा याद रखें, जो भी आपका पेपर होगा ना, CFEP 2 का पेपर, वो एक बैलेंस पेपर होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा ना मुश्किल होगा ना आसान होगा। आपने किस तरीके से 50 मार्क्स को सिक्योर करना है फ़ौरन से, ये एक सवाल या निशान है, सही है। ये सवाल या निशान है, और यही रीज़न होता है कि सवाल में क्वेश्चन मैनेज नहीं होता। आपके पास जो पेपर आएगा उसके अंदर लिंकिंग भी होगी, और बहुत ख़तरनाक लिंकिंग होगी। आपके पास जो सवाल आएगा वो किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल्स के कोने में कोई चीज़ लिखी हुई होगी, उसमें से एक सवाल बन के आ जाएगा। आपके पास जो सवाल आएगा उसके अंदर इंटरप्रिटेशन के मसले बहुत होंगे, इंटरप्रिटेशन के वाकई में मसले होंगे। सारी चीज़ें मैं आपको पास पेपर में डिस्कस करवाऊंगा, सही है। उसके अलावा जो आपके पास सवाल आ रहा होगा उसमें आपने उसको ड्राफ्ट कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। मैं इसको इंशाल्लाह आज आपसे बात करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लॉ को पढ़ना कैसे है, सही है। लॉ को पढ़ना कैसे है, अगर आपको समझ में आ जाएगा कि लॉ को आपने पढ़ना कैसे है, और अगर आपने ये मेरी बातें समझने की कोशिश कर ली, आप यकीन करें आपका पेपर पास हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? हमेशा याद रखिएगा, इस CFEP 2 के कोर्स को हमेशा आप इस तरीके से देखिएगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि सवाल में आपके पास पेपर में लिंकिंग भी होगी, पेपर के कोने में कोई मतलब किसी एक्ट या रेगुलेशन कोने में कोई चीज़ लिखी होगी वो भी आएगा, इंटरप्रिटेशन भी होगी, ड्राफ्टिंग टेक्निक भी होगी। लॉ को पढ़ना क्या, हमेशा याद रखिएगा, लॉ को आपने हमेशा 3 चीज़ों में बाइफिकेट करना है, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट्स और सन, सही है। कोई भी चीज़ होगी ना मैक्सिमम 3 लेवल पे जा रही होगी, फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट्स में हमारे पास कंपनीज एक्ट होगा, सही है। कंपनीज एक्ट के बेसिस पे कोई ना कोई रेगुलेशन होगी, सही है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स में आपसे कह लेता हूँ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रेगुलेशन होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? क्या क्लियर है? इसी तरीके से अगर आप देखें तो कंपनीज एक्ट आपके पास होगा, फिर आपके पास सिक्योरिटीज़ एक्ट होगा, फिर आपके पास PSX रूल बुक होंगी और पब्लिक ऑफर रेगुलेशन होगा। तो हमेशा सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश कर लें कि आपके पास जो चीज़ें आ रही होंगी या जो सवाल में चीज़ें आ रही होंगी या जो लॉ होगा वो लॉ इन 3 लेवल्स में आके बाइफिकेट होता है। आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि किस चीज़ के अंदर क्या बातें लिखी हुई हैं, दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप लॉ को देखेंगे तो लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि लॉ का स्कोप क्या है, सही है। बहुत से बच्चे लॉ पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, स्कोप ही नहीं पता होता। सबसे पहली चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ का स्कोप क्या है, सही है। जब तक स्कोप क्लियर नहीं होगा प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता होगा। सेकंड चीज़, लॉ की जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपने उसको बाइफिकेट करनी है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंडीशन से रिलेटेड है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंप्लाइंस से रिलेटेड है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर आपने लॉ को इस तरीके से बाइफिकेट नहीं किया, पेपर में आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि सवाल आया कहाँ से। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कंप्लाइंस से आया है, कंडीशन से आया है, इंटरप्रिटेशन से आया है, या कैलकुलेशन से आया है। और सवाल अगर आप देखें, पास्ट पेपर भी देखें, तो सवाल इस तरीके से इन लेवल्स पे मिक्स होकर आ रहा होता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? और ये सारी बातें मैं आपके साथ बड़ी आराम से पास्ट पेपर में डिस्कस करके, उनके आंसर्स को डिस्कस करके, चीज़ों को डिस्कस करके आपके साथ करूँगा। सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखें बच्चों, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, ये हमारे पास CFEP 2 का पहले सवाल में 46% अच्छा रिजल्ट था, लेकिन बच्चा इसकी वजह से फेल हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, बच्चा इस सवाल की वजह से फेल हुआ है। दूसरे सवाल में 27%, तीसरे सवाल में 25%, चौथे सवाल में 54, 29, 39, 57, 21, ओवरऑल रिजल्ट 36% था, जो कि बड़ा अच्छा रिजल्ट था। लेकिन उसके बावजूद जो बच्चा है वो इस अटेम्प्ट में पास नहीं हो सका। उसका की रीज़न क्या है? जो मैंने आपसे बातें करी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बातें करी हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप बड़े आराम से स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं और इंशाल्लाह इस अटेम्प्ट में इस सब्जेक्ट को पास भी कर सकते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास पहला सवाल था डायरेक्टर्स का, याद आ रहा है बच्चों?
और ये कोई 2 पेज का हमारे पास सवाल जा रहा था, और ये कितने नंबर का सवाल था? ये कोई 18 नंबर का सवाल था। आप में से कितने लोगों ने इस सवाल को पहले अटेम्प्ट किया? ये सवाल आसान था, मुश्किल थोड़ी था। आप में से बच्चों, चलिए जवाब सबने देना है। आप में से कितने लोगों ने इस सवाल को सबसे पहले अटेम्प्ट किया? ये आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी, सही है। बिकॉज इस सवाल के अंदर, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस सवाल के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स भी था, इस सवाल के अंदर पेरेंट्स भी थे, इस सवाल के अंदर सन भी था, इस सवाल के अंदर लिंकिंग भी थी, इस सवाल के अंदर इंटरप्रिटेशन भी थी, और इस सवाल के अंदर ड्राफ्टिंग भी थी। इस एक सवाल के अंदर सारी की सारी चीज़ें मौजूद थी, और आपने पहला सवाल इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करी, और जहां इस सवाल को आपने अटैम्प्ट करने की कोशिश करी तो 18 मार्क्स सिक्योर करने के लिए शायद आपने 45 मिनट या 1 घंटा इस सवाल में लगा दिया। सबसे पहले सही, और सवाल को मैं डिस्कस भी करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये जो मैंने आपसे कुछ बातें करी हैं, क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? क्योंकि अगर ये बातें क्लियर नहीं है तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लॉ में एक चीज़ भी आपको समझ में नहीं आएगी। ये जो मैंने कुछ बातें आपसे करी हैं, क्या ये क्लियर हो? अच्छा, अगर ये क्लियर हो तो बस मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं सवाल को अगर आपके साथ डिस्कस करूँ तो ज़ेब्रा वुड फूड्स लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रोजन फूड्स. Company has a paid up capital 50 million shares. The next election of directors is scheduled to take place during the extraordinary general meeting on 18 December 2024. The number of directors to be elected will remain the same as in the previous election, and ZFL has no plan to alter the composition of the board. सही है। उसके बाद उसने प्रेजेंट होल्डिंग बता दी, CJ, RL, PBL, ML, ये आपके पास 4 बंदे हैं, उनके पास ये शेयर होल्डिंग्स है, और इसके आगे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दी हैं। प्रेजेंट बोर्ड कॉम्पोजिशन, प्रेजेंट बोर्ड है और यही आपका न्यू बोर्ड कॉम्पोजिशन में रहेगा, मतलब नाम चेंज हो जाएंगे लेकिन डायरेक्टर्स इतने रहेंगे। तो हमारे पास कितने डायरेक्टर्स टोटल आ रहे हैं? बच्चों थोड़ा सा जवाब देंगे तो फायदा होगा, वरना बिल्कुल सारा सेशन यूजलेस हो जाएगा। कितने डायरेक्टर हमारे पास आ रहे हैं? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे 8 आ रहे हैं, सही है। चेयरमैन है, फीमेल डायरेक्टर है, CEO है, ऑपरेशन डायरेक्टर है, मार्केटिंग डायरेक्टर है, नॉमिनेटेड बाय ML अंडर द लोन एग्रीमेंट। क्या इसको मैं कंसीडर करता हूँ प्यारे बच्चों? क्या ये डायरेक्टर की काउंटिंग में शामिल होगा? अब आप समझने की कोशिश करेगा, वही मैं आपसे बात कर रहा था। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गई, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ रही है, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ रही है, इंटरप्रिटेशन का मसला, सही है, इंटरप्रिटेशन का मसला थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, तो क्या मैं इसको काउंटिंग में शामिल करूंगा? अच्छा, उसके बाद जेवियर साथ नॉमिनेटेड बाय CG कौन है भाई? CG जो है वो जैपनीज कंपनी है बेस्ड इन टोक्यो, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। क्या इसको मैं काउंट करूंगा प्यारे बच्चों? क्या ये काउंटिंग में शामिल होगा? अगेन एक इंटरप्रिटेशन का मसला। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको दिए हुए, फीमेल डायरेक्टर आपको दी हुई है, अदर डायरेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट है, असेस द एलिजिबिलिटी ऑफ each member for the election based on the given information and discuss the actions required to be taken by ZFL बिफोर 18 दिसंबर। 8 नंबर का सवाल था, 2 रिक्वायरमेंट थी इसके अंदर। पहली रिक्वायरमेंट कि एलिजिबिलिटी बताए हर मेंबर की, और एक्शंस बताएं जो कि आपने लेने होंगे, ठीक है। अगर मैं एलिजिबिलिटी चेक करूं हर मेंबर की, तो बाबर जिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर मैं देखूं तो बाबर जिया वॉज इनिशियली इलेक्टेड टू ZFL बोर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन दिसंबर 2021। ही कंटिन्यू सर्विंग ऑन द बोर्ड, सही है। अब यहाँ पे जो आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है बच्चों, तो ये कितने साल से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? बच्चों जल्दी से बता दें, जल्दी से आ जाए। ये कितने साल से आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? 2021 में लास्ट अपॉइंट हुआ था, अगली मीटिंग 2024 में आनी हुई नहीं। ये कितना टेन्योर हो गया इसका बच्चा? इसकी कितनी टर्म्स हो गई? इसकी अभी तक 1 साल हुई है। तो ये कितने साल तक कर सकता है, कितने साल तक नहीं कर सकता? 1 टर्म हो गई इसे, इसकी 1 टर्म हो गई है, 3 साल हो गई है। तो इसका मतलब ये आंसर कहाँ लिखा हुआ होगा? अब मेरे पास ग्रैंड पेरेंट्स भी है, कंपनीज एक्ट, मेरे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रेगुलेशन भी है, पेरेंट्स, और मेरे पास एक और चीज है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सही है, सन की बात करता हूं मैं, ठीक है। और सवाल में जो है वो लिस्टेड कंपनी है, तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई होगा, और गवर्नमेंट के पास कोई मेजर शेयर होल्डिंग नहीं है। क्या तक बात समझ आती है? तो यहाँ पे आपके पास लिंकिंग का भी मसला होगा कि आपने लॉ सामने रखा और लॉ में आपने देखा कि वो कितने साल तक बन सकता है, कितने साल तक नहीं बन सकता, और इसके बेसिस पे आपने उसको लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल तो हमें इसका आंसर कहां से मिलेगा? इसका आंसर हमें ग्रैंड पेरेंट से मिल रहा है, सही। इसका आंसर हमें ग्रैंड पेरेंट से मिल रहा है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 166 से मिल रहा है, जो कि कहता है ही हैज सर्व्ड ऑन द बोर्ड फॉर मोर देन 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो क्या ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक हुआ है? और हर टर्म कितने साल की होती है? 3 साल तक। और इन केस ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी 2 कंसेक्यूटिव। तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी तो नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज गवर्नमेंट के पास मेजर होल्डिंग नहीं है। क्या तक बात समझ आती है? तो हमने इसका आंसर, अब पेपर में बच्चा करता है क्या? पेपर में बच्चा ये पूरी चीज लिख के आता है, ये पूरी चीज आपने नहीं लिखनी है।
आपके उल्टे हाथ में सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो सबसे बड़ी गलती जो हम पेपर में ये कर लेते हैं कि हम पूरा लॉ छापते हैं और लॉ छापने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ लॉ सामने रखना है और लॉ की वर्डिंग को यूज करते हुए और सवाल को बराबर में मैच करते हुए फौरन से 1 से 1.5 लाइन में आंसर लिखना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो इसका मतलब है हमारे पास 3 चीजें एप्लीकेबल हो रही है सवाल में। आपने देखना होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कंपनीज एक्ट में भी डिस्क्राइब्ड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपके इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स रेगुलेशन में भी डिस्क्राइब्ड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी डिस्क्राइब्ड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके पब्लिक सेक्टर रूल्स में भी डिफाइंड है। तो 4 किस्म के मतलब 4 नस्लें आ रही हैं पेपर में। आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने ढूंढने में टाइम ज़ाया कर दिया कि कहाँ पे लिखी हुई थी ये चीज़, तो आपका पेपर फेल हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कि आपने सीओसीजी में भी ढूंढ लिया, पब्लिक सेक्टर में भी ढूंढ लिया, एंड में आके आप कंपनीज एक्ट में गए, आपने कहा अच्छा जी यहाँ पे आंसर पड़ा हुआ, 10 मिनट आपके रिसर्च में ज़ाया हो गए। क्या ये बात समझ आती है? तो लॉ पढ़ते हुए आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। सही है? अगर एक डायरेक्टर है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो इसके ऊपर कंपनीज एक्ट ने भी कहा है, इसके ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने भी कहा है, इसके ऊपर इंडिपेंडेंस एक्ट रेगुलेशन ने भी कहा है और उसके ऊपर पब्लिक सेक्टर रूल्स ने भी कहा है। बच्चों के यहाँ तक आवाज आ रही है? क्लियर हो आप? इसी तरीके से मोइन हसन है, उसका 4 साल का एक्सपीरियंस है एज अ टैक्स लॉयर एंड हैज ऑब्टेन्ड अ डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सर्टिफिकेशन इन नवंबर 2000। इसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? 4 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों, 4 साल का एक्सपीरियंस है। अब अगेन इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा, तो आपके पास 4 बाइबल मौजूद है। जब 4 बाइबल मौजूद है तो आपने जाके देखना है कि इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट, इसका आंसर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रेगुलेशन से मिला, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताता है। सही है? कि अगर आपके पास डिग्री शिग्री मौजूद है तो एटलीस्ट 5 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके पास एक्सपीरियंस कितने साल का है बच्चों? इसके पास एक्सपीरियंस जो है वो 4 साल का है, तो ये एलिजिबल नहीं है बंदा। ठीक है? ये एलिजिबल बंदा नहीं है, मोइन हसन एलिजिबल नहीं है। उसके बाद शाहिद सलमान है 6 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, हाउएवर ही हैज नॉट येट ऑब्टेन द डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सर्टिफिकेशन। अगर से डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सर्टिफिकेशन नहीं ली भी तो कोई मसला नहीं है। लॉ आपसे यहाँ पे कहता है कि जी बनने के बाद जब आप डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाओ तो उसके बाद 12 महीने के अंदर आप डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हो। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस रेगुलेशन से। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आंसर की तरफ अभी फोकस आपने नहीं करना है। जो ये वाली डायग्राम है, अगर ये डायग्राम आपके समझ में आ रही है तो ये अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गई तो आपको रीज़न समझ में आ रहा होगा कि बच्चा फेल क्यों हो रहा है। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? तो अगर एक कानून है, वो कानून कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, अगर उसमें आपके पास ग्रिप नहीं है और उसको आपने समराइज नहीं किया हुआ और उसको आपने प्रिसाइज नहीं किया हुआ, तो पेपर में सर्च करने में ही आपका सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तीसरी चीज़ अगर मैं और आपके साथ डिस्कस करूँ, फीमेल डायरेक्टर Sadaf Khan has been serving as an independent director on ZFL board since December 2015. She intends to continue serving on the board. अब दिसंबर 15 से ये एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो दिसंबर 18, दिसंबर 21, दिसंबर 24, क्या इसके 3 टेन्योर पूरे हो चुके हैं बच्चों? वानिया मुजीब, एन एक्सपर्ट इन ह्यूमन रिसोर्स, करंटली सर्व एज डायरेक्टर ऑफ 7 लिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग पॉपुलर बुक्स लिमिटेड एंड दानिश होल्डिंग लिमिटेड। और यहाँ सवाल में इसने आपको ऊपर दी हुई थी कि पीपीएल इज अ सब्सिडरी ऑफ दानिश होल्डिंग लिमिटेड। वो सेक्शन याद आ रहा है सब्सिडरी वाला कि 7 लिस्टेड कंपनी में कर सकते हो, लेकिन अगर एक लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी होगी तो वो काउंटिंग में शामिल नहीं होगा। बच्चों सेक्शन याद आ रहा है? सेक्शन 155 प्रोवाइडेड दिस लिमिट शेल नॉट इंक्लूड द डायरेक्टरशिप इन अ लिस्टेड सब्सिडरी। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आप समझने की कोशिश करें मेरे बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करें इन सवालात को। अगर आप देखें तो इस सवाल के अंदर ये सारी खुसूसियात मौजूद थी कि इसके अंदर कंडीशंस भी हैं, इसके अंदर कंप्लाइंस भी है, इसके अंदर इंटरप्रिटेशन भी है, इसके अंदर कैलकुलेशन भी है, इसके अंदर ग्रैंड पेरेंट्स भी है, इसके अंदर पेरेंट्स भी है, इसके अंदर सन भी है। और इन सारी चीज़ों को ढूंढना समझना, अगर पेपर से पहले आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है तो पेपर के दिन आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना और समझना और लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बच्चों का यहाँ तक बात समझ आती है? तो थोड़ा सा बस इस चीज़ों को फोकस करना कि मैं आपसे जो एक अप्रोच डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस अप्रोच को मेरे साथ समझ लो। अब दूसरी चीज़ क्या आ रही है? दूसरी चीज़ हमारे पास ये आ रही है, analyze the number of votes available to each shareholder of ZFL other than individual shareholder in respect of upcoming election of director। सही है? तो आपके पास शेयर होल्डर कितने आ रहे हैं बच्चों? आपके पास आ रहे हैं शेयर होल्डर आपके पास 1 2 3 4, इंडिविजुअल 5, और वो कह रहा है 5 को कंसिडर नहीं करना है। कह रहा है इनके मुझे नंबर ऑफ वोट्स कैलकुलेट करके बता दो। तो आपने क्या करा? आपने 17,550 को मल्टीप्लाई करा। किससे मल्टीप्लाई करा? जल्दी से बता दें। डायरेक्टर्स इलेक्ट कितने होने जा रहे हैं? भले ही 15 डायरेक्टर्स हमारे पास आ जाएं, हमारे पास डायरेक्टर इलेक्ट कितने होने जा रहे हैं? क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? क्या यहाँ तक बात समझ? अब मुझे बताएं पेपर में आप कितने डायरेक्टर सेलेक्ट होने जा रहे हैं? जल्दी से बता दें। डायरेक्टर सेलेक्ट कितने होने जा रहे हैं? 7 होने जा रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने 7 से मल्टीप्लाई करा? इस 8 में से हम इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे ना, नॉमिनेटेड बाय अंडर द लोन एग्रीमेंट, ये तो कंसिडर नहीं होगा। क्यों कंसिडर नहीं होगा? किताब में रेफर करना सारी। तो आप लोगों ने उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों आपका यहाँ पे आंसर गलत हो चुका है, आपका यहाँ पे आंसर गलत हो चुका है। क्यों? बिकॉज आप डायरेक्टर्स की कैटेगरी देखें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में हमारे पास करंटली बाबर जिया और सदफ खान है, और उसने कहा कि कॉम्पोजिशन सेम रहेगी। तो मतलब इस बार भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिए कितने लोग इलेक्ट होंगे?
जल्दी से बता दो। उसने कहा कंपोजिशन सेम होगी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कितने लोग इलेक्ट होंगे? 2 ही इलेक्ट होंगे बच्चों, थोड़ा जवाब देते रहेगा। जब 2 ही इलेक्ट होंगे तो अप्लाई कितनों ने करा? 3 ने अप्लाई करा। 3 में से क्या ये एलिजिबल था मोइन हसन? इसका तो एक्सपीरियंस ही पूरा नहीं है, तो एलिजिबल ही नहीं, हट गया। तो 2 ही लोग इलेक्ट होंगे। और कॉन्टेस्ट भी कितने कर रहे हैं जल्दी से बता दें, कॉन्टेस्ट भी कितने कर रहे हैं? 2। तो क्या यहाँ पे इलेक्शन होगा? क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए इलेक्शन होगा मेरे बच्चों? छेती छेती बताएं। ये तो अनअपोज इलेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ तो इलेक्शन होगा ही नहीं, ये तो अनअपोज हो जाएंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर अगली चीज देखो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो हमारा रिजॉल्व हो गया। फिर हमारे पास जो एक और कैटेगरी है, क्या ये लिस्टेड कंपनी है, क्या इसमें एक फीमेल डायरेक्टर का होना जरूरी है? तो फीमेल डायरेक्टर में भी हमारे पास, फीमेल डायरेक्टर में कितने, हर शख्स के पास कितने वोट्स होंगे? हर शख्स, जब फीमेल डायरेक्टर्स की इलेक्शन हो रही होगी, फीमेल डायरेक्टर की इलेक्शन हो रही होगी, तो हर शख्स के पास कितने वोट होंगे? मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 7 नहीं होगा मेरे बच्चों। और मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों होगा जल्दी से बता दें? क्यों होगा? बिकॉज वो कह रहे हैं कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड सेम रहेगा। और कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड में अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही फीमेल डायरेक्टर है, तो इस बार भी आपकी कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड में एक ही फीमेल डायरेक्टर होगी। तो जब इलेक्ट एक फीमेल डायरेक्टर होगी तो इन वोट्स को आपने, जब फीमेल डायरेक्टर की इलेक्शन हो रही है तो इन वोट्स को आपने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है। तो टोटल 7 है, 7 में से 2 इंडिपेंडेंट माइनस हो गए, एक ये माइनस होगा। प्यारे बच्चों कौन से कितने डायरेक्टर्स बचे? कितने डायरेक्टर्स बचे? 4 डायरेक्टर्स बचे। सही। अब 4 डायरेक्टर्स की जो इलेक्शन हो रही होगी, अब इन सारे नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना होगा अदर कैटेगरीज ऑफ डायरेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करके। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? और उन 4 कैटेगरी में से भी ये जो आपके पास सीजी है, एक जापानीज कंपनी है बेस्ड इन टोक्यो, और एक जो डायरेक्टर है ज़वियर साथ, नॉमिनेटेड बाय सीजी। तो ये ऑलरेडी अपना एक बंदा अपॉइंट कर चुका है, और जब इलेक्शन की बारी आएगी तो ये वापस से वोट डाल के एक और बंदे को अपॉइंट करेगा। क्या इसके पास टोटल वोटिंग राइट्स रहने चाहिए मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें, क्या इसके पास टोटल वोटिंग राइट्स रहने चाहिए? आपको वो सेक्शन याद आ रहा है कि अगर एक शख्स फॉर एग्जाम्पल जो कि गवर्नमेंट के बेसिस पे आया है या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आया है, तो उसकी वो हमने होल्डिंग माइनस करनी पड़ेगी, उतने वोटिंग शेयर्स माइनस करने पड़ेंगे उतने वोटिंग राइट से जितना उसको एक अपॉइंट करने के लिए जरूरत होती। तो टोटल आपके पास 50,000 है। 50,000 को मैं डिवाइड किससे करूं? 4 से करूं, 7 से करूं, 8 से करूं? यहाँ प्यारे बच्चों इंटरप्रिटेशन का मसला आ जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो आपके पास पेपर में जो पहला सवाल था, पेपर में जो आपके पास पहला सवाल था, इस पहले सवाल के अंदर ये सारी खुसूसियात मौजूद थी, ये सारी खुसूसियात मौजूद थी। और इस सवाल को अगर आपने पहले अटैम्प्ट कर लिया तो आपने अपना पौना घंटा, 1 घंटा यहाँ पे लगा दिया, परेशान भी हो गए, चीज़ें भी नहीं मिल रही, हो भी नहीं रहा, और यहाँ पे आके अपने आप ना आपकी टाइम मैनेजमेंट सही हो सकी ना कुछ। सिमिलरली अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, अच्छा इन सब की लॉजिक क्या है? ये सारी चीज़ें लेक्चर वगैरह में कवर्ड है, किताब में कवर्ड है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं, आपने किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि सर इसकी कैटेगरी क्या होगी, तो एक चीज़ समझने की कोशिश करें। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक सेक्शन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल बी इलेक्टेड इन द सेम मैनर एज अदर डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 159। समझ में आया कैटेगरी का वर्ड कहाँ से आया? प्यारे बच्चों समझ में आया कैटेगरी का वर्ड कहाँ से आया? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इलेक्शन भी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से सेक्शन 159 में अदर डायरेक्टर्स की इलेक्शन हो रही है। तो इसका मतलब है इसके केस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केस में भी जो आपके पास नंबर ऑफ वोट्स कैलकुलेट होंगे वो 7 से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, जितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर ये इनको आपने ऐसे रीड कर लिया है और इसकी इलस्ट्रेशन और इंटरप्रिटेशन के ऊपर फोकस आपने नहीं करा तो पेपर को पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे बच्चों। क्लियर हो? अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे आपके साथ बढ़ता हूं समझाने के लिए। क्या इस सवाल में आईकैप की अप्रोच आपको समझ में आ गई कि आईकैप के लिए बाइबल क्या है? आईकैप के लिए बाइबल ये है। तो अपेरेंटली इस सवाल के अंदर आईकैप ने सारी की सारी 18 मार्क्स में चीजें आपसे एग्जामिन कर ली। अगर मैं आपके साथ बैठ के दूसरा सवाल पढ़ूं, अगर मैं आपके साथ बैठ के दूसरा सवाल देखूं, क्वेश्चन नंबर 2, THL is an unlisted company engaged in the manufacturing and sale of pharmaceutical and surgical instrument. THL is currently considering establishing a new division to produce new healthcare products, which would require a specialized plant and machinery to be imported from Japan at a peak year equivalent of 900 million. Option 1, arrange a long-term loan facility of 900 million from IPL, the company's existing lender, which is willing to extend the facility. That THL creates a first charge in favor of IBL over THL office building. THL is confident securing the loan on an attractive terms. As the chief operating officer of IBL is the father-in-law of the son of the one of the THL director. सवाल की रिक्वायरमेंट है, under the applicable corporate laws outline the specific condition and the prescribed criteria that must be met for the THL to avail the finance under each of the above option. पहले ऑप्शन के अंदर प्यारे बच्चों कौन सी 3 चीज़ अप्लाई हो रही है? जल्दी से बता दें। पहली चीज़ के अंदर हमारे पास कंपनीज एक्ट अप्लाई हो रहा है,
कंपनीज एक्ट में जो हमारे पास रिलेटेड पार्टी का सेक्शन है वो अप्लाई हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ये ग्रैंड पेरेंट्स हो गया। पेरेंट्स में जाऊं तो रिलेटेड पार्टी की जो रेगुलेशन है वो भी अप्लाई हो रही है, मतलब वो बाइबल है हमारा। और फिर तीसरी चीज़ अगर मैं देखूं तो कंपनीज एक्ट में हमारे पास एक और चीज़ है, चूंकि मॉर्गेज है और चार्ज है, तो मॉर्गेज और चार्ज का सेक्शन भी अप्लाई हो रहा है कि ये हमारी बाइबल है प्यारे बच्चों, सही है। तो यहाँ पे बड़ा आंसर क्लियर था, बड़े सिंपल चीज़ थी, उसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। आपने रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन देखी और आपने देखा कि क्या ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन फॉल कर रहा है। आपने रिलेटेड पार्टी रेगुलेशन में गए, उधर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन सिनेरियोस को देखा, आपने कहा क्या ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन फॉल कर रहा है, आपने कहा ये फॉल नहीं कर रहा। और दूसरी चीज, लोन लेने से पहले मॉर्गेज क्रिएट करना पड़ेगा। जब मॉर्गेज क्रिएट हो जाएगा तो जो रिक्वायरमेंट है, कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है कि 30 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रार को बताना होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों? दूसरा सवाल अगर मैं देखूं तो 3 मिलियन की यूएसडी लोन लेना है फ्रॉम आरबी, अ जापानीज बैंक, and interest of 5.5% per annum. The loan would be repaid in 18 equal monthly installment and would be secured by a bank guarantee from CBL, a new lender in favor of RB. ऑप्शन 2 में कौन सी चीज अप्लाई हो रही है बच्चों? ऑप्शन 2 में मेरे बच्चों कौन सी चीज अप्लाई हो रही है? जल्दी छेती छेती। ऑप्शन 2 में हमारे पास फेरा अप्लाई हो रही है। जबरदस्त। जब आपने फेरा को अप्लाई कर लिया तो फौरन से फेरा में जाके आपने सिनेरियो में जाना था कि इसके अंदर कौन सा सिनेरियो अप्लाई हो रहा है, और उस सिनेरियो के बेसिस में आपने फौरन से उस सिनेरियो की चीज़ों को आपने लिख देना था, सही है। ये पीएसबीए वाली चीज़ अप्लाई हो रही है। अगर आपने फेरा का स्मार्ट हैंड आउट देखा हो जिसमें मैंने पूरे फेरा को 1 पेजर में चैप्टर 19 और चैप्टर 20 को मर्ज किया हुआ है, बड़े आराम से आपने सिनेरियो पिक करा। अब मुझे बताएं, इस सवाल को अगर मैं देखूं बच्चों, इस सवाल को मैं देखूं तो इस सवाल के अंदर, अच्छा मैं एक और चीज़ समझ लें, अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल आउटलाइन द स्टेप्स रिक्वायर्ड to be taken by the CBL, required to be taken by the CBL, सही है। अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल आउटलाइन स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द CBL। तो अगर ऑप्शन 2 में मैं देखूं और ऑप्शन 2 के अंदर अगर मैं जाता हूं इस फेरा के ऊपर, तो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए कि फेरा आपसे कहता क्या है। फेरा ने आपको कुछ सिनेरियोस बताए, सुनिएगा, फेरा ने आपको कुछ कंडीशंस बताई हैं, और जब वो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी और अगर आप वो करने जा रहे हैं तो उसके बाद उसने आपको कंप्लायंस के मैटर बताए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फेरा इन 2 चीजों में टूटा हुआ है। उसने आपको कंडीशंस बताई हुई है कि अगर आप लोन ऑब्टेन करने जा रहे हैं, अगर आप गारंटी ऑब्टेन करने जा रहे हैं, या तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो ये कुछ कंडीशंस पूरी होंगी, और अगर ये कंडीशंस पूरी हो गई हैं तो आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल है ये करने के लिए, और अगर आपकी नीयत है ये करने की तो कुछ कंप्लायंस के मैटर्स होंगे जिसको आपने कंप्लाई करना होगा। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है मेरी? प्लीज खुदा का वास्ता समझने की कोशिश करिएगा। क्या ये बात आपके समझ में आई जो मैंने कही है? तो हमारे पास जो पार्ट ए था, हमारे पास ये जो हमारे पास पार्ट था ऑप्शन 2 के लिए, ये हमारे पास कंडीशन से आया है, स्पेसिफिक कंडीशन, और ये जो पार्ट भी था स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द CPL, ये पार्ट हमारे पास आया था कंप्लायंस से। बच्चों ये 19 नंबर का सवाल, सुनिएगा मेरी बात को, ये 19 नंबर का सवाल, ये 18 नंबर का सवाल, मुझे ईमानदारी से बताएं कौन सा सवाल पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था? कि यहाँ तक बात समझ आई? थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें बच्चों, इसमें आपका फायदा होगा, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, आपका फायदा होगा, सही है। और इस सवाल के अंदर हमारे पास अगर ऑप्शन 2 में आपने फेरा को पिक कर लिया और फेरा का स्ट्रक्चर आपको पता है, स्ट्रक्चर आपको पता है, तो फेरा के अंदर वो इतनी इंटरप्रिटेशन में नहीं जाता। फेरा के अंदर अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, सही सिनेरियो आपने पकड़ लिया, आपको ओवरऑल पता है कंडीशंस क्या है, कंप्लायंस के मैटर्स क्या है, बड़े आराम से आपने ये 19 मार्क्स सिक्योर कर लिए थे। और एक ही जगह में रहना था आपने, फेरा में, और फेरा में रहे आपको पता होना चाहिए चैप्टर 19 किस चीज़ को कवर करता है, आपको पता होना चाहिए चैप्टर 20 किस चीज़ को कवर करता है, आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 19 चैप्टर 20 के एंड में जो चीज़ें दी हुई हैं वो चीज़ें किस चीज़ से रिलेट करती हैं, वो ऊपर वाले सिनेरियो से कैसे आपस में लिंक्ड है। ये तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए ताकि सवाल पढ़ के आपने फौरन से कंडीशन और कंप्लायंस फौरन से पेपर में छापी और आपने 19 नंबर सिक्योर कर लिए, रादर देन क्वेश्चन 1 में आप COCG में भी गए, पब्लिक सेक्टर रूल्स में भी गए, कंपनीज एक्ट में भी गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रेगुलेशन में भी गए, कंपनीज एक्ट के बकिया सेक्शन में भी गए, और जगह जगह पे जाके फीमेल डायरेक्टर को भी देखा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी देखा, एग्जेक्टिव को भी देखा, नॉन एग्जेक्टिव देखा, और आपने अपना सारा टाइम वापस हायर कर दिया। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, मैं आपके साथ अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर पेपर में आपको समझ में आ जाए ना कि अप्रोच क्या है तो बहुत आसान हो जाएगा पेपर को पास करना। इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखूं, अंडर द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉ डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग द शेयर्स ऑफ ईच कंपनी इन द मैनर डिजायर्ड बाय मुस्तफा अली। LC has been approached by Mustafa Ali, a high net worth individual who intends to sell some of his shares of listed companies in bulk. He is concerned that selling price in bulk
quantity. Selling shares in a bulk quantity on the PSS could negatively impact the respective share price. He is therefore exploring the option of selling the shares at a price to be determined through the book building mechanism. He has shared with LC the following details of his investment and the suggested floor price. ये अब आपके पास 4 कंपनीज आ रही हैं, ये उनके पेड अप शेयर कैपिटल आ रहे हैं, ये शेयर्स हेल्ड बाय मुस्तफ़ा अली आ रही है, ये फ्लोर प्राइस आ रहा है और फर्दर डिटेल्स आ रही हैं. द शेयर्स वर इनहेरिटेड. ये अंडर द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉ डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग द शेयर्स ऑफ ईच कंपनी इन द मैनर डिजायर्ड बाय मुस्तफ़ा अली. प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ सवाल में आपने ये करना होगा कि आपका एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉ यहाँ पे कौन सा हो रहा है. पब्लिक को ऑफर करने जा रहे हैं. सिंपल अल्फाज में कहूँ, पब्लिक को ऑफर करने जा रहा हूँ मैं शेयर्स. यार मैं पब्लिक को ऑफर करने जा रहा हूँ. प्यारे बच्चों, क्या अप्लाई होगा? तो पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन. सही है. अगर मैं पब्लिक ऑफरिंग, तो इसका मतलब है यहाँ पे ना ग्रैंड पेरेंट है, ना पेरेंट है, ना सन है. सिर्फ एक लॉ है, पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन. और इस पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन से मैं बड़े आराम से पास कर सकता हूँ. लेकिन इस पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन का मसला क्या है? ये कमबख्त 130 पेज का है. तो पेपर में तजुर्बा नहीं कर सकते आप. पेपर से पहले आपके इसकी टॉपिक को बड़े अच्छे से समराइज करके ग्रिप में सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली स्ट्रक्चरली आपने करना था. अगर वो करी भी होगी मेहनत आपने, तभी आप पेपर इस सवाल को फौरन से अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, कौन सी चीज़ नहीं. मेरी एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि ये चीज़ समझ आती है जो मैंने लिखा है. ही इज देयरफॉर एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन ऑफ सेलिंग द शेयर्स एट अ प्राइस टू बी डिटरमाइंड थ्रू द बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म. सही है. तो ये आपके पास इशूअर ऑफरर पब्लिक ऑफर के थ्रू बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म के तहत क्या करने जा रहा है प्यारे बच्चों? क्या करने जा रहा है? शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करने जा रहा है. सही है. शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करने जा रहा है. इसका मतलब है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है ये जो इतनी बड़ी रेगुलेशन आपके पास मौजूद है पब्लिक की, अगर आपने उसको पहले से चीज़ों को समराइज करके नहीं रखा हुआ होगा, समराइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ा होगा, एक रीडिंग कर ली होगी, आपको पता ही नहीं होगा इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, तो पेपर में आपको पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इसका आंसर बना रहा था आप लोगों के लिए, जनरल कंडीशन फॉर पब्लिक ऑफर, समझने की कोशिश करिएगा. इस डायग्राम को देखिएगा जो मैंने आपके सामने लिखी, जनरल कंडीशन फॉर पब्लिक ऑफर. फिर उसके बाद लॉ आपसे कहता है कंडीशंस फॉर द पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स. फिर आपसे वो कहता है कंडीशंस थ्रू बुक बिल्डिंग. ये डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा. बुक बिल्डिंग करनी है तो इसकी भी कंडीशन है, पब्लिक ऑफर करनी है तो इसकी भी कंडीशन है. सही है. और फिर आपसे वो एक और चीज़ कहता है, ऑफर फॉर द सेल ऑफ शेयर्स बाय एन ऑफर. ऑफर अगर करना है तो इसकी भी कंडीशन है. तो समझने की कोशिश करें. अगर आपने पब्लिक ऑफरिंग पढ़ के आपको यही नहीं पता कि पब्लिक ऑफर करनी है तब भी कंडीशन होगी, इश्यूअर और ऑफर ने करनी है तब भी कुछ कंडीशन डिस्क्राइब्ड है, बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से करना है तब भी कुछ कंडीशन डिस्क्राइब्ड है, और अगर आपने फिक्स प्राइस मेथड से करना है तब भी कुछ कंडीशन डिस्क्राइब्ड है, और उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी बताई हुई है, और इन सारी लोगों की रिस्पॉन्स भी बताई हुई है. अगर आपको इस लेवल पे लॉ में ग्रिप नहीं है पेपर से पहले, तो पेपर के अंदर इन चीज़ों को पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? तो इस सवाल के अंदर ही इसका आंसर लिखा हुआ था कि एक ऑफरर है, एक इश्यूअर है जो कि पब्लिक ऑफर बुक बिल्डिंग के थ्रू पब्लिक को ऑफर करने जा रहा है. तो अगर आपको लॉ में पता होगा कि इन सारी चीज़ों की कंडीशंस यहाँ पे मेंशन्ड है, तो बड़े आराम से आपने इसका आंसर ड्राफ्ट कर लेना था. क्लियर है बच्चों? यहाँ पे बच्चों, तो अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, कुछ हमें समझ में आ रहा है हमसे गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं. सही है. ये आपको पता होना चाहिए कि आपसे गलतियाँ हो कहाँ पे रही है. ठीक है. ये बड़ा क्लियर होना चाहिए. अगर आपने लॉ को रीड कर लिया है, किताब पढ़ ली है, लेक्चर देख लिया है, और अगर आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट नहीं करी, हुई है, अगर आपको ये नहीं पता, अगर आपने उस लॉ का एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है, अगर स्ट्रक्चर का क्या मतलब कि किस तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स से चीज़ पेरेंट्स में जा रही हो, किस तरीके से पेरेंट्स से चीज़ जो है वो हमारे पास चाइल्ड में जा रही है, अगर ये चीज़ आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाई हुई, आपको नहीं पता कि एक चीज़ जो कि ग्रैंड पेरेंट्स में भी डिस्कस्ड है, पेरेंट्स में भी डिस्कस्ड है, चाइल्ड में भी डिस्कस्ड है, तो इस जगह पे क्या डिस्कस हुआ है, इस जगह पे क्या डिस्कस है, इस जगह पे क्या डिस्कस है, अगर ये चीज़ आपने नहीं करी हुई, पेपर पास नहीं होगा. सही है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. और लॉ काफ़ी बड़ा है. लॉ के बाद आपने पढ़ना पूरा है. तभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पोर्टल दिखाया कि पढ़ाया पूरा है, फिर उसको डिफरेंट तरीके से समराइज वर्जन में स्मार्ट क्लासेस के थ्रू उसको कवर करवाया है. अगर आपको समराइज नहीं होगा लॉ, आपको नहीं पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, पेपर पास करना मुश्किल हो जाएगा. आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लिंकिंग है प्यारे बच्चों. लिंकिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पहला सवाल मैंने आपको दिखाया 18 नंबर का, उसके अंदर अगर आप सवाल में देखें तो उसने किस तरीके से कंपनीज एक्ट, COCG, पब्लिक सेक्टर रूल्स, इंडिपेंडेंट एक्सेस रेगुलेशन, इन सारे स्टैंडर्ड्स को आपस में लिंक करके एक सवाल बनाया है. और किसी एक सवाल में एक पॉइंट पे पहले आपको कंपनीज एक्ट में जाना पड़ रहा है, फिर दूसरे पॉइंट के लिए इंडिपेंडेंस एक्ट रेगुलेशन में जाना पड़ रहा है, तीसरे पॉइंट के लिए आपको कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जाना पड़ रहा है, चौथा पॉइंट में वापस से कंपनीज एक्ट में आना पड़ रहा है. ये एग्जामिनर आपके साथ हरकत करेगा. आपकी लिंकिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. ये तो वो लिंकिंग है जो कि आपने ये अगर तो पिक हो गई है आपको, तो आप डायरेक्टली उस रेगुलेशन में जा रहे हैं. अगर तो आपको पिक नहीं हुई तो वो हर केस के अंदर आपको बार बार 4 रेगुलेशन खोलनी
ढूंढनी पड़ेगी और उसी के अंदर आपका सारा प्रोसेस टाइम ज़ाया हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि इस हर टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें कवर्ड हो रही है। छठी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्यारे बच्चों कि आपने जितनी ड्राफ्टिंग करनी है करें, सही है, जितनी मैक्सिमम ड्राफ्टिंग करें। ड्राफ्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लॉ छाप के आ जाए, लॉ ये लिखा हुआ है उसकी फ़ौरन से इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन आप जाके अपने आंसर में लिखते हैं कि भाई 3 साल की लिमिट है, 3 टर्म की लिमिट है, इसकी एक ही टर्म हुई है, ये अलाउबल है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इतना सा भी लिखते हैं, आपको पूरे मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और आखिरी चीज़ प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, लॉ में कुछ सेक्शन है जहाँ पे इंटरप्रिटेशन बड़ी ख़तरनाक है, सही है। लॉ में कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे लॉजिक्स बड़ी ख़तरनाक है। ये आपके पास पेपर से पहले क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज़ पेपर में आपको थोड़ा सा मसला होगा। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं सेल्फ असेसमेंट की बात करता हूँ, तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, क्या टॉपिक के एंड में आपको पता है कि इसका स्कोप क्या है? क्या टॉपिक के एंड में आपको ये पता है कि जी स्कोप के अलावा इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर, कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड की गई हैं, क्या क्या चीज़ें कवर्ड की गई हैं, ये आपको पता है? कवर्ड का मतलब क्या इसमें कंडीशंस की माइंड चीज़ें हैं, क्या इसमें कंप्लाइंस की बातें की गई हैं, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक आपने पढ़ा, तो ये टॉपिक किन किन चीज़ों से प्रीवियसली लिंक्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अपने आप से इस टॉपिक के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बातें करनी है, सही है। अगर आप एक लॉ पढ़ें तो आपने बातें करनी है इसके ऊपर, क्या ये लॉ अगर ये कहता है, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, सही है। अगर ये चीज़ यूँ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। अगर वो आपसे बिट को रिवाइज करने का मना करता है तो लोअर बिट का मना करता है कि हायर बिट का मना करता है, अगर इस तरीके से हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो ये सारी बातें आपने डिस्कस करनी है, सारे क्वेश्चंस आपने जॉट डाउन करने हैं और लॉ से ही इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। जो अभी एक बच्चा सवाल कर रहा था कि सर ये कैटेगरी कहाँ लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट एक्ट, तो इंडिपेंडेंट जब सेक्शन 159 नाजिल हो चुका है और वो बताता है कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर ऐसे होंगे, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में वो क्यों रेफर कर रहा है सेक्शन 159 को? वो इसलिए रेफर कर रहा है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 की रिक्वायरमेंट है और 15 लोगों ने, टोटल 15 लोगों ने डायरेक्टर्स के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करा है और 15 में से 7 सेलेक्ट हो जाए, तो 7 में से कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, तो क्या आप वापस से इलेक्शन कराएंगे? मतलब कॉमन सेंस है बच्चों, सुने, क्या वापस से इलेक्शन करवाएंगे? फीमेल डायरेक्टर एक होना जरूरी है और आपने जो है वो इलेक्शन करवा लिया, 15 कंटेस्ट कर रहे थे, आपने एक ही इलेक्शन करवा लिया और एक ही इलेक्शन में 7 सेलेक्ट हो गए, 7 जो इलेक्ट हुए उसमें से एक भी फीमेल खातून नहीं है, क्या आप वापस इलेक्शन करवाएंगे? क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? तो कोशिश करें इन चीज़ों को थोड़ा सा, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेक्चर्स ले रहे हैं, सही है, अगर आप लेक्चर्स ले रहे हैं तो आपने एक काम ये करना है कि लेक्चर्स लेने के बाद जब आप बुक को रेफ़र करें, बियर एक्ट को रेफ़र करें, तो आपने बैठ के ये सारी चीज़ें जॉट डाउन करनी है कि क्या आप उसको समराइज़ कर पा रहे हैं, क्या आपको पिन पॉइंट पता है कि रेगुलेशन क्या कहती है। और उसके बाद जो मेरे पास पेपर्स हैं उसके सॉल्यूशन पर डायरेक्टली मत जाइएगा, वो पहले आपने खुद अटैम्प्ट करना है, सही है, वो आपने खुद अटैम्प्ट करना है। और अटैम्प्ट करते हुए ये नहीं देखना है कि आंसर ठीक है, अटैम्प्ट करते हुए आपने ये देखना है कि क्या आपने सही ग्रैंड पेरेंट्स या सन को अप्लाई किया भी है कि नहीं, क्या आप सही रेगुलेशन में जाके घुसे भी हैं कि नहीं घुसे, क्या आपका टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ, क्या आपने फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट में जाके आंसर ढूंढना था और आप COCG और पब्लिक सेक्टर रूल्स में चले गए। ये आपने अपनी असेसमेंट करनी है प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? और पेपर में अगेन आपसे कह रहा हूँ एक बैलेंस पेपर आएगा, लिंकिंग की चीज़ें भी आएंगी, या तो वो सारी चीज़ें 1-2 सवाल में डाल देगा, या वो आपसे कुछ कंप्लायंस की चीज़ें पूछ लेगा, कोई कोने वाली चीज़ पूछ लेगा, इस तरीके से वो आपके पेपर को लेकर चलेगा। क्या यहाँ तक क्लियर हो मेरे बच्चों? आपको कोई सवाल? लेक्चर अप्रोच में जिस सीक्वेंस में लेक्चर आ रहे हैं उस सीक्वेंस में आपने लेक्चर को देखना है, सिंपल सवाल है, सही है। जिस सीक्वेंस से पोर्टल में लेक्चर आ रहा है, तो पोर्टल में जो मैंने अभी आपको बताया जून 25 एंड ऑनवर्ड्स, ये आपने पहले देखना है, फिर उसी टॉपिक का अगर स्मार्ट क्लास मौजूद है तो आपने स्मार्ट क्लास देखनी है। क्लियर होगा यहाँ पे? तो जिस सीक्वेंस में मैंने लेक्चर रखे हैं मैं आपके, उस सीक्वेंस में आपने लेक्चर देखना है। इंशाल्लाह एक सेक्शन में CV पेपर का भी रख लूँगा। आज के सेशन में कुछ फ़ायदा हुआ बच्चों? सिलेबस की जो भी चेंजेस आई हुई हैं वो सारी की सारी पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जितनी भी चेंजेस हैं वो सारी की सारी पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। नहीं, जो मैंने बुक आपको दिखाई वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, उसको लाजमी रेफर करना है। या मैं पास पेपर्स वगैरह कराऊंगा तो उनकी मैं लाइव सेशंस, लाइक अभी जो इस टाइम का पास पेपर था इसका एक लाइव सेशन रख लूँगा। यार मॉक का मैंने ग्रुप में ये कहा था, जो मैंने भी आपसे कहा कि जब आप एक लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर के बाद मेरे पास पेपर्स के सॉल्यूशन पे ना जाएं, आपने उसको खुद से अटैम्प्ट करना है और अटैम्प्ट करने के बाद मेरे लेक्चर्स को देखें, तो हर टॉपिक के बाद आपके 3-4 मॉक खुद ही हो जाएंगे। चलें बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा
और इस अप्रोच को जो मैंने आपको बताई है, कुछ चीज़ें बताई हैं, उसको सामने रखेगा। इस अप्रोच के तहत जो बाइबल मैंने आपसे डिस्कस करी है उसी के तहत आपने आप तैयारी करनी है, उस माइंडसेट से तैयारी करनी है। हर लॉ को पढ़ते हुए आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कंडीशन की चीज़ें कौन सी हैं, कंप्लेंस की चीज़ें कौन सी हैं, इंटरप्रिटेशन की चीज़ें कौन सी हैं, स्कोप की चीज़ें कौन सी हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको मैंने 1 पेज पर समराइज़ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके अंदर क्या की बातें लिखी हुई हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुझे प्रैक्टिस करनी है, कौन सी चीज़ें जिसको मुझे सिर्फ पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेंशन है। आप यकीन करें आपका इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा बच्चों। डन हो गया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच।